जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं और ट्रांसलेशन में भाग लेने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे कि मुख्य रूप से हमने राइबोसोम और एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, इन दो टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन से जुड़े हुए जो इसके स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इन तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके एग्ज़ाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपको आज का ये जो पूरा टॉपिक है इसको मेंशन करना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ। जब एमआरएनए पे उपस्थित जो कोड है वो प्रोटीन के रूप में बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कुल 3 स्टेप में होकर गुजरता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। तो आप सभी ने जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप था वो था ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा था कि एमआरएनए का निर्माण होता है और ये जो एमआरएनए बनता है वो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देयर इज एन एरिया नियर द 5 प्राइम एंड ऑफ द मॉलिक्यूल that is called UTR, means untranslated region, or leader sequence। तो mRNA के 5 प्राइम एंड के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या फिर लीडर सीक्वेंस, जहाँ पर कि ट्रांसलेशन नहीं होता। यानी कि जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से ही ट्रांसलेशन नहीं स्टार्ट हो जाता है एमआरएनए पर। एमआरएनए के जो स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ट्रांसलेशन नहीं होता और उसी रीजन को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और चूंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन तो नहीं होता परंतु ये जो सीक्वेंस होता है ये लीड करता है ट्रांसलेशन के लिए, इसलिए इसे लीडर सीक्वेंस भी कहते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द mRNA इज लोकेटेड बिटवीन द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड दैट इज ट्रांसलेटेड एंड द स्टार्ट कोडॉन AUG of the coding region, and it does not affect the sequence of amino acid in a protein। तो ये जो UTR सीक्वेंस है या फिर जो लीडर सीक्वेंस है ये आपको mRNA के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से लेकर जो स्टार्टर कोडॉन है यानी कि AUG है उसके बीच में देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्शन है वह किसी भी तरीके से एमिनो एसिड के फॉर्मेशन को कभी भी अफेक्ट नहीं डालता। द लीडर सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो ये जो लीडर सीक्वेंस है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहीं पर जो राइबोसोम होते हैं वो जुड़ते हैं। इन बैक्टीरिया दिस साइट इज नोन एज साइन डेलगर्नो बॉक्स। तो बैक्टीरिया के केस में इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं साइन डेलगर्नो बॉक्स या फिर इसे साइन डेलगर्नो सीक्वेंस भी कहते हैं। तो इस सीक्वेंस में बेसिकली आपको क्या मिलता है, AGG। तो इस सीक्वेंस का नाम साइन डेलगर्नो इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसे जॉन साइन और लाइन डेलगर्नो ने डिस्कवर किया था। तो इसी तरह का जो सिमिलर साइट है वो वर्टिब्रेट में भी देखने को मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट में भी देखने को मिलती है। और इसको सबसे पहले किसने कैरेक्टराइज किया था, मेर्लिन कोजाक ने, इसलिए इसे हम कोजाक बॉक्स या फिर कोजाक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन है यानी कि AUG है। इसके जस्ट 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड पहले आप देखेंगे साइन डेलगर्नो सीक्वेंस यानी कि AGG देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो सीक्वेंस है वो इनिशिएशन कोडॉन के अप स्ट्रीम की ओर देखने को मिलता है। तो अब इनिशिएशन स्टार्ट कैसे होता है, तो फर्स्ट 3 जो इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन है जिसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया होगा, IF1, IF2 और IF3, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए और वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो 3 इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन है IF1, IF2 और IF3, ये राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से जुड़ते हैं और इस तरह से ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि मेथियोनीन कैरी करते हैं, यानी कि जो मेथियोनीन एमिनो एसिड है
वो टीआरएनए से जुड़ता है और जाके जो एमआरएनए वाला रीजन है जहाँ पर एयूजी कोड पाया जाता है, जिसे हम स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, उसके साथ जुड़कर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये सभी चीज़ें कैसे होंगी आगे मैं आपको डिटेल से फिगर के थ्रू समझाऊंगा। When translation begins, the small subunit of ribosome and the initiator tRNA molecule assemble on the mRNA transcript. The small subunit of the ribosome has 3 binding site, an amino acid site A site, a polypeptide site P site and an exit site E. तो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है तो वह इनिशिएशन फैक्टर, प्रोटीन, टीआरएनए इन सभी को असेंबल करता है और राइबोसोम का जो ए साइट है यानी कि जो एमिनो एसिड साइट है उस पर आकर जुड़ जाता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि राइबोसोम में जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वहाँ पर 3 साइट होते हैं, ए, पी और ई। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस है जिसपे कि स्टार्टर कोडॉन दिया हुआ है AUG। इसके पीछे आपको साइन डेलगर्नो सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो जो ये स्टार्ट सीक्वेंस है इस पर आकर राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वो जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है? IF3 और IF1 के साथ। तो ये IF1 और IF3 ये क्या कहते हैं कि राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है उससे स्मॉल सब यूनिट को अलग कर देते हैं और एमआरएनए का जो स्टार्टर सीक्वेंस है उसके यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जो मेथियोनेटेड टीआरएनए होते हैं यानी कि ऐसे टीआरएनए जो मेथियोनिन एमिनो एसिड रखते हैं तो उसको क्या कहता है IF2 GTP के साथ जुड़कर AUG के पास ले जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि AUG के लिए जो टीआरएनए पर एंटी कोडॉन होगा वो होगा UAC। तो ये जो AUG कोड है ये किसके लिए होता है? ये होता है मेथियोनिन एमिनो एसिड के लिए। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो तीनों ही इनिशिएशन फैक्टर है यानी कि IF1, IF2 और IF3 ये अलग हो जाते हैं और जो ऊपर GTP था वह फास्फेट समूह को छोड़कर चला जाता है यानी कि एक फास्फेट उससे निकल जाता है और ये बदल जाता है GDP में, और जो 70S का लार्जर सब यूनिट था वो आकर जुड़ जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं आपको यहाँ पे बता दें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हम फैक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं IF1, IF2 और IF3। ये किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक के केस में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के केस में मैंने बताया था यहाँ पर ई लग जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो फैक्टर वाला मैंने बताया है वो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द इनिशिएटर टीआरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग द एमिनो एसिड मेथियोनिन बाइंड टू द AUG स्टार्ट कोडॉन of the mRNA transcript at the ribosome P site where it will become the first amino acid incorporated into growing polypeptide chain। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो इनिशिएटर टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले एमिनो एसिड को कैरी करेगा और वो होगा मेथियोनिन। तो ये क्या कहता है, AUG स्टार्ट कोडॉन से जुड़ जाता है और mRNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है। और ये जो टीआरएनए है वह राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है जिस पर कि P साइट पाया जाता है वहीं पर आकर जुड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फर्स्ट एमिनो एसिड होगा वो हमेशा याद रखिएगा, वो होगा मेथियोनिन। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो इनिशिएटर टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है वह तब जुड़ता है जब स्मॉल मॉलिक्यूल राइबोसोम का एमआरएनए से जुड़ जाता है तब, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है इनिशिएटर टीआरएनए वह पहले स्मॉल सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का उससे जुड़ जाता है, उसके बाद जो स्मॉल सब यूनिट है वो एमआरएनए से जुड़ता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम का होता है वह एमआरएनए से जुड़ जाता है और यूकैरियोटिक सेल में वो नहीं जुड़ता, उससे पहले इनिशिएटर टीआरएनए जुड़ जाता है। यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के इनिशिएशन का। अब चलते हैं ट्रांसलेशन के अगले स्टेप की ओर जो कि है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन को थ्योरेटिकली समझने से पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो इलॉन्गेशन में होता क्या है कि जो एमिनो एसाइल टीआरएनए है वह इलॉन्गेशन फैक्टर TU और GTP के साथ मिलकर राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है A साइट उस पर जाकर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A साइट अभी खाली है।
तो यहाँ पर जीटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, इस वजह से जीटीपी का यूज़ होता है। तो जब एमिनो एसिड टीआरएनए की एंट्री होती है तो उसके पास एक एक्सेप्टर साइट होता है और इसी एक्सेप्टर साइट के थ्रू जो पहले से मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड है वह इस वाले टीआरएनए पे उपस्थित जो एमिनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ईएफटीयू और जीटीपी है वो अलग हो जाते हैं और जीटीपी बदल जाता है जीडीपी में। तो यहाँ पर जीटीपी जीडीपी में क्यों बदलता है? क्योंकि एक फास्फेट समूह का यूज़ होता है एनर्जी के रूप में। तो जब मेथियोनिन इस वाले एमिनो एसिड से जुड़ता है तो ये वाला जो टीआरएनए है वह ए साइड से आ जाता है पी साइड पर और जो मेथियोनिन वाला टीआरएनए है वह ई साइड पर जाकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला फिर से टीआरएनए आएगा, यानी कि एमिनो एसाइल टीआरएनए आएगा अगला एमिनो एसिड लेकर ए साइड पर, ठीक। अब इस पे भी इसके पास भी एक्सेप्टर साइट होंगे, यानी कि ये वाला जो एमिनो एसिड है मेथियोनिन से जुड़ा, अब वो अगले वाले एमिनो एसिड से जुड़ेगा, ठीक है। अब फिर वो ए साइड से पी साइड पर आएगा और जो दूसरा वाला एमिनो एसिड है इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इलॉन्गेशन प्रोसेस में बारी बारी से टीआरएनए अलग अलग एमिनो एसिड को लाता रहेगा और जितने भी एमिनो एसिड है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते रहेंगे और इस तरह से प्रोटीन की एक चेन बनती जाएगी। तो आइए चलते हैं कि आप इलॉन्गेशन में क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट द राइबोसोम मूव अलोंग द एमआरएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जो एमआरएनए पे लगा हुआ राइबोसोम है पहला वाला वो आगे की ओर मूव करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर। तो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है इलॉन्गेशन फैक्टर जी की और राइबोसोम का ये जो मूवमेंट है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड टीआरएनए है वो करस्पॉन्ड होता है सेकंड कोडॉन के लिए और ये बाइंड होता है ए साइड पर, जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था। तो इस प्रोसेस के लिए यानी कि जो सेकंड टीआरएनए है जब ए साइड पर जुड़ता है तो उसके लिए ज़रूरत होती है इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू की और इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस की और साथ ही साथ एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है जीटीपी की। तो ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर है ये सभी यूज़ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। तो एमिनो एसिड से जुड़ा जो टीआरएनए है जिसे हम टीआरएनए एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ए साइड पर जुड़ता है तो जीटीपी रिलीज़ हो जाता है और ये बदल जाता है जीडीपी में और ये रिलीज़ होता है इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू के साथ और इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस जो है ये सभी मिलकर अगले स्टेप के लिए चले जाते हैं, यानी कि रिसाइकल हो जाते हैं अगले एमिनो एसिड टीआरएनए के लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि जो फर्स्ट एमिनो एसिड है मेथियोनिन वह सेकंड वाले टीआरएनए से जुड़े हुए एमिनो एसिड के साथ पहला पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो राइबोसोम आगे की ओर शिफ्ट होता है, यानी कि वो ट्रांसलोकेट करता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन अगेन एंड अगेन चलता रहेगा और जो टीआरएनए है वह ई साइड के थ्रू बाहर की ओर निकलता रहेगा। तो ई साइड से जो टीआरएनए निकलते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और दूसरे एमिनो एसिड को लाते हैं और जब दूसरे एमिनो एसिड को लाते हैं तो इनकी एंट्री होती है ए साइड से। तो जब टीआरएनए पीछे से ई साइड से निकलता है तो ए साइड खाली हो जाता है और वहाँ पर अगला जो कोडॉन होता है वो आ जाता है और उस कोडॉन के लिए दूसरा एमिनो एसिड आता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोडॉन फ्री हो गया है, पीछे वाला कोडॉन जो है वो कोड हो चुका है। तो इस तरह से जो कोडॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एमिनो एसिड आते रहते हैं और वो एमिनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और प्रोटीन बनता रहता है। आइए चलते हैं ट्रांसलेशन के आखिरी स्टेप की ओर जो कि है टर्मिनेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो तभी समाप्त होगी जब एमआरएनए पर टर्मिनेशन कोडॉन मिलेंगे। ये टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं यूएए, यूएजी या फिर यूजीए। इन तीनों में से कोई एक भी कोडॉन अगर एमआरएनए पर आ जाता है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है। और आपको बता दें कि इन कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो आइए मैं पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, ये स्मॉल सब यूनिट है और यहाँ पर ये है एमआरएनए। ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये है ई साइट।
तो यहाँ पर इलॉन्गेशन हो रहा था, तो इलॉन्गेशन में क्या हो रहा था कि बारी बारी से सभी कोड के अकॉर्डिंग टीआरएनए जुड़ रहे थे। अब यहाँ पर यदि आ जाता है टर्मिनेशन कोडॉन, यानी कि यूएए, यूएजी या यूजीए, इन तीनों में से अगर कोई भी कोडॉन आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी टीआरएनए नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो ए साइट है, यहाँ पर कोई भी टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जब कोई टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहाँ पर इनहिबिशन क्रिएट होगा। अब इस वजह से यहाँ पर कोई भी पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो पुराने एमिनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। Thus, in the place of these tRNA, one of several protein called release factor bind and facilitate release of mRNA from the ribosome and subsequent dissociation of ribosome। तो जब ये जो tRNA है जब निकल जाते हैं तो उनके स्थान पर सेवरल प्रोटीन, जिसको हम रिलीज फैक्टर बोलते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है वो दोनों ही mRNA से टूटकर अलग हो जाते हैं, यानी कि डिसोसिएट हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के केस में जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो होते हैं RF1, RF2, RF3, जबकि यूकैरियोटिक के केस में केवल दो ही रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, ERF1 और ERF3। तो यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के केस में केवल ERF1 ही तीनों तरह के टर्मिनेशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के केस में तो प्रोकैरियोटिक के केस में तीनों जो रिलीजिंग फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के केस में अगर हम बात करें RF1 की तो ये रिकॉग्नाइज करता है UAA और UAG को, जबकि RF जो 2 है ये रिकॉग्नाइज करता है UAA और UGA को। और RF3 क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि उत्तेजित करता है RF1 और RF2 को डिसोसिएट होने में फ्रॉम द राइबोसोम आफ्टर टर्मिनेशन। तो आइए mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस की पूरे स्टेप को हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसलेशन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो अगर हम बात करें इनिशिएशन की तो प्रोकैरियोटिक सेल में इनिशिएशन के लिए 3 तरह के फैक्टर की ज़रूरत होती है, IF1, IF2 और IF3। इसके अलावा ज़रूरत होती है राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट 30S की, टीआरएनए की और फर्स्ट एमिनो एसिड मेथियोनिन की। तो सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 3 वो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ता है और इसे राइबोसोम के जो लार्ज सब यूनिट है, यानी कि जो 50S सब यूनिट है, उससे जुड़ने से रोक देता है। अब ये IF3 क्या करता है कि इस राइबोसोम को जोड़ता है mRNA पर और उस जगह जोड़ेगा जहां पर AUG के पहले 4 से 8 बेस सीक्वेंस होंगे, जिसे हम साइन डालगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो IF1 है वह स्मॉल सब यूनिट के ए साइट पर जाकर जुड़ता है, जहां पर दूसरे आने वाले जो टीआरएनए हैं वो आकर जुड़ते हैं, लेकिन पहला वाला टीआरएनए यहाँ पर नहीं जुड़ता। तो जो पहला वाला टीआरएनए है जिसे हम एन फॉर्मिल मेथियोनिल टीआरएनए कहते हैं, इसे इनिशिएटर टीआरएनए भी कहा जाता है। ये IF2 के साथ और GTP के साथ जुड़कर राइबोसोम के पी साइट पर जुड़ता है जहां पर AUG कोड होता है और इस AUG कोड के लिए वो एंटी कोड रखता है UAC। तो जहां पर इनिशिएटर टीआरएनए जुड़ा राइबोसोम से तो IF3 वहां से अलग हो जाता है और जो राइबोसोम का लार्जेस्ट सब यूनिट है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। राइबोसोम के लार्जेस्ट सब यूनिट यानी कि 50S जुड़ते ही IF1, IF2 ये दोनों अलग हो जाते हैं और साथ ही साथ जो GTP था वह अपना एक फास्फेट रिलीज करके GDP में बदल जाता है। अब इनिशिएशन के बाद आता है अगला स्टेप इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, अब इलॉन्गेशन में 3 प्रोसेस होते हैं। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलॉन्गेशन फैक्टर है TU यानी कि EFTU, ये क्या करता है GTP के साथ जो फ्री चार्ज एमिनो एसिड टीआरएनए है उनके साथ जुड़ जाता है और इस टीआरएनए को राइबोसोम का जो ए साइट है उसके पास ले जाता है। तो ये जो टीआरएनए होता है वह mRNA के कोड के अकॉर्डिंग अपना एंटी कोड लेकर आता है। जैसे अगर कि कोड में हुआ GGG तो एंटी कोड क्या होगा CCC। तो ये जो कोड है इसके लिए एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस चलता है। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम पेप्टाइड ट्रांसफरेज क्या करता है, कैटेलाइज कर देता है जो पहले वाला एमिनो एसिड है यानी कि जो मेथियोनिन है जो कि पी साइट पर है
वह क्या कहता है, ए साइट पर उपस्थित एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, और जो इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू है और साथ ही साथ जो जीटीपी था, तो जीटीपी एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है और बदल जाता है जीडीपी में। तो इसके बाद क्या होता है, ईएफ, टीयू और जीडीपी ये दोनों ही रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद इलोंगेशन में जो थर्ड प्रोसेस होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन में होता क्या है कि जो इलोंगेशन फैक्टर है जी, वह जीटीपी के साथ राइबोसोम पर जुड़ता है, और जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है वह कोडान पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब राइबोसोम कोडान पर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से राइबोसोम जो होता है वो अगले कोडान की ओर आगे बढ़ता है, और जो इलोंगेशन फैक्टर जी है वो अलग हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो ए साइड पर जुड़ा हुआ टीआरएनए था, अब वो पी साइड पर चला जाता है, और जो पी साइड पर जुड़ा हुआ टीआरएनए था वो चला जाता है ई साइड पर। अब इस तरह से अगला जो एमिनो एसिड टीआरएनए है वह कोडॉन के हिसाब से आता है, और जो ई साइड पर उपस्थित टीआरएनए था अब वो क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है और वो अलग हो जाता है, यानी कि वो अपना एमिनो एसिड देकर निकल जाता है। तो इस तरह से बारी बारी से अलग अलग एमिनो एसिड कोडॉन के हिसाब से आते रहते हैं, और इलॉन्गेशन फैक्टर जो जी है राइबोसोम को आगे की ओर ले जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग एमिनो एसिड जो होते हैं जो कि टीआरएनए के साथ आए हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन की एक चेन बना लेते हैं। अब इसके बाद ट्रांसलेशन का लास्ट स्टेज चलता है, वो है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में होता क्या है कि जब जैसे जैसे राइबोसोम आगे बढ़ता है और जहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ जाता है, यानी कि यूएए, यूएजी या फिर यूजीए, इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। इसके लिए होता है रिलीजिंग फैक्टर, जो कि बैक्टीरिया के केस में या फिर कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में होता है RF1 और RF2। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर होता है RF1 या फिर RF2 ये एकदम टीआरएनए की भांति होता है, और जहाँ पर स्टॉप कोडॉन होता है ए साइड पर वहीं पर आकर जुड़ जाता है। तो रिलीजिंग फैक्टर के जुड़ते ही जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कट हो जाता है टीआरएनए से, और इस तरह से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद आता है RF3। अब ये क्या कहता है, RF1 या फिर RF2 को वहाँ से रिलीज़ कर देता है, और अंत में एक और फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं RRF, जिसका पूरा नाम है राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। ये क्या कहता है कि रिलीजिंग फैक्टर जो जी है और जो जीटीपी है उसके साथ जुड़कर दोनों राइबोसोमल यूनिट को अलग कर देता है, और इस तरह से सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर फिर से ट्रांसलेशन होना होता है तो फिर से IF3 आता है और स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ जाता है, और फिर से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों ने पूछा है कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का अलग अलग ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताइए। तो मैंने जो वीडियो में चीज़ें बताई हैं वो सेम होंगी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। जहाँ पर डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको इसी वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।